सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो 8 बार से लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी हां, उनका लोकसभा क्षेत्र बरेली है, जो मौजूदा हालात में पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी श्री संतोष गंगवार जी ने अपने सांसद निधि से कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने पीएम केयर्स फंड में अपने 1 महीने का पूरा वेतन भी आंशिक दान के रूप में दिया है। वो एक ऐसे सांसद हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। वो भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं। वो देश में रोजगार देने एवं कामगारों के लिए नीतियां बनाने का काम करते हैं। उनसे बातचीत शुरू करेंगे, उससे पहले उनके सियासी सफ़र पर देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संतोष गंगवार भारतीय सियासत के कद्दावर शख्सियत हैं। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2019 में वो 8वीं बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बरेली संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,67,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर उन्होंने 17वीं लोकसभा में कदम रखा। बरेली लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं और इसमें 8 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। खास बात यह है कि 8 बार संतोष गंगवार ही सांसद बने हैं। पहली बार 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बरेली में बीजेपी का परचम लहराया और इसके बाद तो उन्होंने इसे अपना गढ़ बना लिया। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 1989 से लेकर 2004 तक लगातार 6 बार बरेली से जीत दर्ज की। हालांकि 2009 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 और 2019 में वो फिर बड़े अंतर से जीतकर केंद्र में मंत्री बने। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सादगी पूर्ण जीवन और सबके लिए सम्मान उनकी सफलता का मूल मंत्र है। संतोष जी गंगवार जैसा राजनीतिक जीवन और एक सरल जीवन किसी व्यक्ति में एक जगह पर देखना बहुत मुश्किल होता है। जो बरेली लोकसभा है, सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र है और वो एक एक व्यक्ति उनको प्रेम करता है। और हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, किसी भी अगड़े हो, पिछड़े हो, जो हम लोग बात करते हैं, सभी में संतोष जी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। 1 नवंबर 1948 को बरेली में जन्मे संतोष गंगवार की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में हुई, जहां उन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति से जुड़ गए। आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद में उनकी सियासी सूझबूझ को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी। सियासत और सत्ता में सफलता के बावजूद उन्होंने कभी भी जनता की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया। जब भी वो बरेली होते हैं तो लोग ये सोच कर आ जाते हैं कि सुबह वो 5:30 बजे भी हमको मिल जाएंगे, और 5:30 बजे भी वो लोगों को मिलते हैं और लगातार रात को 12 बजे तक भी। और कई बार मैंने देखा कि किसी को अगर कोई खास बात करनी है तो वो कहते हैं ठीक है, स्टेशन पर मिल जाइए। मोदी सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी संभाल रहे संतोष गंगवार वित्त और कपड़ा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अटल सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के अलावा संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। वो विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनका लंबा सियासी अनुभव नई पीढ़ी के सियासतदानों को भी प्रेरणा देता है। मंत्री जी राजनीति में एक पाठशाला है, लोगों को उनसे सीखना चाहिए, नए पुराने लोगों को, कि राजनीति में कैसे काम किया जाता है। करीब 5 दशक के लंबे सामाजिक और सियासी सफर में कुछ बातें ऐसी हैं
जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती है। हर आम आदमी उनके लिए खास है। बरेली के प्रवास के दौरान वो अपने क्षेत्र के गांवों का दौरा करना नहीं भूलते। छोटे से छोटे लोगों के नाम याद रखते हैं। कोई भी उनसे मिलने जाए तो मैंने देखा अधिकांश लोगों के उन्हें नाम मालूम होते हैं। संतोष गंगवार बरेली में विकास पुरुष के नाम से फेमस हैं। 1996 में वो बरेली में शहरी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना को लेकर काफी सक्रिय थे। बरेली में चौपला रेलवे स्टेशन का निर्माण, स्टेट आर्ट लाइब्रेरी, मिनी बाईपास सहित तमाम प्रोजेक्ट्स के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। कुमार विनय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। गंगवार साहब, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यह है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी कि जिस तरीके से कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकबंदी है या लॉकडाउन है, तो करीब 40 करोड़ मज़दूरों के रोज़गार जाने का ख़तरा है। और कहीं न कहीं इतना अच्छा माहौल बना था कि 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ रहे थे, जो फिर से गरीबी रेखा के नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। उनके लिए भारत सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं और क्या कुछ हो रहा है इस बारे में? जी, आपका धन्यवाद। और वास्तव में अगर कोरोना जैसी महामारी का जो पूरे विश्व में संदर्भ चल रहा है, अगर कोई एक तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है तो वो मजदूर वर्ग है जी। और हमारे देश के अंदर, जैसा भी आपने कहा है, 40 करोड़ के आसपास वे मजदूर हैं जो हम अपने शब्दों में असंगठित शब्द का प्रयोग करते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर। असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। सामान्यतः अधिकांश इसमें भी हैं जो रोज़ कमाते और रोज़ खाने का काम करते हैं जी। और उनके लिए भारी समस्या है कि कैसे एक उनका रोज़गार भी बना रहे, उनके घर के खर्चे भी चलते रहें और उनको अव्यवस्था ना हो। मुझे ध्यान है जब एक शुरुआत हुई थी तो मैं पहले दिन इत्तेफाक से 25 या 26 तारीख को गाज़ियाबाद गया था जी। और वहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में मैंने मजदूर देखे, भाई बहन देखे मज़दूर, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई और मैंने तत्काल अपने कार्यालय पर संपर्क किया। और ये बात सही है कि उसके तुरंत बाद ही सभी प्रदेशों की सरकारों ने इसमें हस्तक्षेप किया और 2 दिन के बाद फिर उसमें रोकथाम बंद भी हो गया जी। पर यह है कि ये समस्या कब तक रहेगी। अब जो मज़दूर जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया तो 1 महीना तो उसे काम मिल सकता है। उत्तर भारत में खेती और कटाई और ये सारी बातें हैं, पर इसके बाद उनकी जो नौकरी थी, उनका जो काम था, वो अब उन्हें लग रहा है कि अभी 3-4 महीने नहीं चलेगा। तो उनके एक और मंत्री जी सवाल सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि जो एक तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं 40 करोड़, जिनके रोजगार जाने का खतरा पैदा हो गया है और वो अपने अपने क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, पलायन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं क्वारंटाइन करके रखे गए हैं। ऐसे में जो उनको सैलरी मिलती थी, ऐसे भी बहुत बड़ा वर्ग है जिनको 10,000, 12,000, 15,000 की सैलरी मिलती थी, जो मजदूर कैटेगरी में नहीं आते थे, जो सुपरवाइज़र की कैटेगरी में आते थे, लेकिन 10 से 15,000 के बीच में उनका वेतन था। वैसे लोगों की नौकरी भी लगभग जाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, हम इसकी चिंता में हैं जी। और अभी तत्काल तो हम लोगों ने ये मन बनाया है कि मार्च और अप्रैल, जी चाहे वो व्यक्ति काम करे या ना करे, जी, उसका नियोजक उनको भुगतान करने का काम करे और उनको संतुष्ट करे। पर ये बात है कि अगर ये और समस्या आगे बढ़ती है तब बिना काम के एम्प्लॉयर कैसे पैसा देगा, ये हमारे समझ में भी आता है। पर हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो भी हम लोग पैसा हमारे यहाँ इकट्ठा होता है उसको कैसे उपयोग करें, इसकी चिंता कर रहे हैं। और अभी मैंने श्रम मंत्रियों को पत्र लिखे हैं जी कि भाई इन असंगठित मजदूरों की चिंता की जाए और इनके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सभी प्रदेशों के श्रम मंत्री और जो उनके मंत्रालय के श्रम सचिव लोग हैं उनसे बात की है कि कोई वे आउट, कोई रास्ता हमको सुझाव दीजिए और हम क्या कदम उठा सकते हैं इसके संदर्भ में। एक और भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि भाई जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो भी कहाँ से पैसा देगा अगर ये संकट आगे बढ़ता है। तो इस समय नौकरी करने वाला और नौकरी देने वाला दोनों के लिए संकट है। तो भारत सरकार, चूँकि प्रधानमंत्री जी रोज़ कुछ न कुछ
पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, उनको सहूलियत देने के लिए बैंकों से लोन देने की बात की जा रही है, सरप्लस फंड तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम करने वाले लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, चूँकि उनके सामने भी बड़ा संकट पैदा हो गया कि वो कहाँ से काम करें, उनके पास कोई और रिसोर्स नहीं है। ऐसे में जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के अलावा जो मिनिमम मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 3 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूर हैं जो आपके मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जिनका राज्य कर्मचारी बीमा निगम के तहत छोटा सा आंशिक योगदान भी जमा किया जाता है सरकार में। तो ऐसे जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी आपका मंत्रालय कुछ न कुछ योजनाएं घोषित कर रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये बात आपकी दुरुस्त है। असंगठित मजदूरों में भी अलग कैटेगरी बनी हुई है। जो अभी आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जो भवन निर्माण या अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, उनका कुछ पैसा 31,000 करोड़ रुपया करीब सरकार के पास जमा होता है जी। और उसमें से करीब 31,000 करोड़ रुपया हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इस रुपए का तत्काल उपयोग करें और इन मजदूरों के ऊपर, जिनकी संख्या 3-3.5 करोड़ के आसपास है, उन पर खर्च करने का काम करें, क्योंकि ये पैसा सभी राज्य सरकारों के पास जमा होता है। पैसा खर्च करने का सुझाव हम देते हैं तो ये करीब 31,000 करोड़ रुपया राज्य सरकारें, जिनके पास जितना पैसा है, इन मजदूरों के ऊपर कैसे खर्च करें, इसके हिसाब से प्रक्रिया बनाने के लिए मैंने पत्र लिखकर भेज दिया है। एक और सवाल है, राज्य सरकारों ने इस संदर्भ में काम करना शुरू कर दिया। एक और छोटा सवाल है कि जो राज्य कर्मचारी बीमा निगम में जो अंशदान हर एम्प्लॉयर देता है, उसको देने के लिए और जो है करीब 15 मई तक समय सीमा बढ़ाई गई थी कि जो राज्य कर्मचारी बीमा निगम में जो छोटे सैलरी पाने वाले लोग हैं, जो 30,000 40,000 के नीचे सैलरी पाने वाले लोग हैं, 20,000 रुपये के नीचे सैलरी पाने वाले लोग हैं, वो लोग छोटा सा अंशदान देते हैं। उसके लिए समय सीमा सरकार ने, आपके मंत्रालय ने 15 मई तक बढ़ाई है। तो क्या, और आगे ये भी कहने को सरकार प्रयास कर रही थी, आपका मंत्रालय भी प्रयास कर रहा था कि वो अंशदान 2 महीने का जो होगा वो सरकार ही अपने पास से जमा करा देगी। तो इस बारे में क्या पूरी तरह से नीति बन गई है? पूरी तरह 15,000 रुपये तक जिनकी सैलरी है जी, उनका अंशदान का हिस्सा सरकार देगी। अगले 3 महीने तक सरकार देने का तय हो गया है। जी जी। पर ये आप जो बता रहे हैं, 15,000 से कम का जो वेतन जिन कर्मचारियों को मिलता है, और उनके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं जी, इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की रुचि इसमें बहुत साफ है और वित्त मंत्रालय भी इसमें देख रहा है। अच्छा, ये बताइए कि खेती के बाद जो सबसे ज़्यादा मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड हैं आपके मंत्रालय के साथ, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग छोटे छोटे उद्योग, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कैटेगरी से ऊपर आते हैं। तो उनको मदद पहुंचाने के लिए मतलब क्या काम किया जा रहा है, क्या नीति सरकार? नंबर 1, खेती के बाद अगर इकट्ठे असंगठित मजदूर हैं तो केवल भवन निर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं। जो मैंने बताया, उनकी संख्या 3 करोड़ से अधिक है, जो आपके साथ रजिस्टर्ड भी हैं। हाँ, वो रजिस्टर्ड भी हैं और उनका ही मैंने बताया था 31,000 करोड़ रुपया जो विभिन्न राज्यों में जमा है, उसको उनके उपयोग के लिए सरकारें हमारी खर्च करें, इस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। पर ये हमारी चिंता का विषय है। हमें समझ में आ रहा है कि 40 करोड़ बेमजदूर जो असंगठित कहलाए जाते हैं और अब उनके लिए एक समस्या आ गई है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इनके बारे में हम कोई एक उचित फैसला ले रहे हैं। एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े सैलरी पाने वाले लोग, मीडिया इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, चाहे जो आईटी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, चाहे बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी, जिस तरीके से छटनी का दौर चालू हो गया है, क्योंकि मैं खुद मीडिया बिजनेस से हूँ और हमको भी ये दिखाई दे रहा है कि अलग अलग मीडिया संस्थानों में जो प्रबंधन है वो छटनी कर रहा है। तो आपने जैसा कहा कि 2 महीने के लिए तो हम लोगों ने इंश्योर किया है कि नियोक्ता किसी को नौकरी से न निकाले, उनका वेतन दे, लेकिन आगे जो रोड मैप है, क्योंकि सरकार दूरदर्शी होती है, दूर तक देख के नीतियाँ बनाती है, उनका नुकसान न हो, इस बारे में सरकार क्या कर रही है? चाहे आप लोगों के बीच कोई चर्चा परिचर्चा? बात आपकी दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी
स्थिति सामान्य हो जाए और धीरे धीरे काम की शुरुआत हो जाए। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया कि मार्च और अप्रैल 2 माह ऐसे हैं कि जो अस्थिरता के हैं, पर इसके बाद में मई के बाद एक प्रक्रिया सही ढंग से शुरू हो जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, बात सही है कि लंबे समय तक अगर अनिश्चय की स्थिति रहेगी तो देश हर तरीके से प्रभावित होगा। कोई भूखा न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं चावल अगले 3 महीने तक मिलेगा और इसका फ़ायदा कहा जा रहा है कि 80 करोड़ परिवारों को मिलेगा। तो इसके लिए जो है इंतज़ाम कैसे किया जा रहा है? मुझे लगता है कि सरकारी गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से जो प्रक्रिया भारत सरकार ने शुरू की है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैं अपने शहर में था, एक भी मजदूर ये कहने नहीं आया कि उसके पास अनाज की कमी है। और शहर में तो इतना भोजन लोग बनाकर सहयोगी संगठन बांट रहे हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि हमें बना बनाया नहीं चाहिए, आप हमें कच्चा दे जाइए। देश के अंदर लोगों ने इतनी रुचि दिखाई है, लोगों ने इतना सहयोग करने का काम किया है जो कल्पना से आगे बढ़कर है। मैं आपके माध्यम से उन सभी भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस त्रासदी में अपने आप को जोड़ा और अपने घर के खर्चे को रुकाकर इस काम में आम आदमी के हित के लिए एक सही दिशा में चलने का काम किया। जिस तरीके से आपने कहा कि गरीब और अन्न भंडारों से जो मदद की जा रही है, चाहे आपने निजी लोगों की भी प्रशंसा की, सराहना की, आपका ज़िला जो है कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। और आपके बारे में कहीं छोटी मोटी खबरें आई थी कि जो बरेली के अस्पतालों में और जगहों से जो लोग लाए जा रहे हैं, उस पर शायद आपने असंतोष भी जाहिर किया था कि भाई हमारा ज़िला तो कोरोना मुक्त हो गया है, इन अलग अलग ज़िलों से लाए गए लोगों के कारण हो सकता है कि फिर से यहाँ कोरोना के केसेस दिखने लगें। तो बरेली में ये बताइए कि कोरोना के कोई केस आए ही नहीं या आने के बाद आपने प्रयास किया और कोरोना मुक्त घोषित हुआ? नहीं, बरेली में केस नहीं थे। केवल एक बरेली वासी जो थे वो नोएडा में नौकरी करते थे, उनके यूनिट में कोरोना से युक्त मरीज आ गए थे। वो आए थे तो उनके परिवार के जो 5-6 लोग जो थे उन सबको कोरोना हो गया था और वो अब प्रभु की कृपा से उनकी बीमारी दुरुस्त हो गई है, वे सब लोग सही हो गए हैं। और उसके बाद भी कोई नया मरीज हमारे यहाँ अब तक नहीं आया और इसीलिए प्रदेश सरकार ने हमारे शहर को कोरोना मुक्त घोषित करने का काम किया है। और जैसा मैं कहता हूँ कि हर मरीज का इलाज हो, उसकी चिंता हो, पर ये ऐसी बीमारी है कि जो कभी भी फैल सकती है। इसलिए अगर मैंने आग्रह ये करा कि बरेली में मरीज तभी लाए जाएं जब बहुत ही आवश्यक हो जी, और अड़ोस पड़ोस के ज़िलों से अगर हम किसी का इलाज ना करें ऐसा नहीं है जी, पर हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो जो हमारे लिए समस्या पैदा करे। ये बताइए कि आनंद विहार पर जिस तरीके से असंगठित क्षेत्र के मजदूर बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए और पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी और इसको लेकर के सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और गृह मंत्रालय ने बड़े बड़े आला अफसरों को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर को, डायरेक्टर लेवल के अफसरों को सस्पेंड भी किया। जो मजदूर इकट्ठा हुए उनको भेजने के लिए या जगह जगह से जो मांगें उठ रही हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे पास कैपेसिटी है कि एक दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं और जहाँ जहाँ मजदूर हैं उनको अलग अलग जगहों पर अपने घर भेजा जा सकता है, क्योंकि न तो उनको रहने की व्यवस्था है और न बम्बई जैसे शहर में एक कोठरी में 15-20 लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर भरे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या कोई उच्च स्तरीय वार्ता हो रही है कि उन मजदूरों को अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता है या कोई और स्थिति ऐसी दिखाई देती है तो कम से कम उनको उनके घर तक पहुँचाया जा सके? मैं आपने जो समस्या बताई ये तो तत्काल सबने देखी और उसका समाधान भी हुआ, पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने समय रहते समस्या को समझा और इसमें एक उचित सुधार करने का काम किया और हमें लगता यह है कि वो सुधार एक अच्छी पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। अब कोरोना की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है और लग रहा है कि इसका प्रभाव भी कम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम इससे ओवरकम करेंगे और एक देश सामान्य स्थिति पर आने की दिशा में चलेगा। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जो फैसला हुआ है उस फैसले के अच्छे और ख़राब दोनों बातों की चर्चा कर ली और गलत ना हो इसकी चिंता में है। जिस तरीके से बांद्रा उपनगर में हज़ारों मजदूर इकट्ठा हो गए, ऐसी स्थितियां न हो या जो मजदूर
एक पहली बार देश ऐसा अनुभव कर रहा है या पूरी दुनिया अनुभव कर रही है कि किसी महामारी के कारण संपूर्ण लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें पहली बार हमारे देश में भी हो रही हैं और दुनिया में भी पहली बार ही हो रही हैं। तो इसको लेकर के क्या कोई नीतियां बनाने का काम चल रहा है कि भाई आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो उनको काम देने वाले लोग हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, कुछ उनकी भी जवाबदेही तय हो कि वो पल्ला झाड़ के किनारे ना हो जाए और मजदूर सड़क पर खड़े होने के लिए वो मजबूर ऐसा हो जाए। नहीं है, हमारी वैसे संस्कृति इसी अनुरूप है जी हम हाथ जोड़ते हैं, ये पहले से ही बात समझ में आता है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी त्रासदी या बीमारी बार बार नहीं होती हैं। हम इसको ओवरकम करेंगे तो हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से सबसे ज़्यादा सक्रियता और कायदे के कदम हम लोग उठा रहे हैं। और हम धन्यवाद फिर से देंगे आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए निर्णयों को कि वास्तव में हम सबके लिए बहुत, क्योंकि अब जो फिगर आ रही है उसके हिसाब से हम इसको एक सही ढंग से अच्छी दिशा में ले जाने बिल्कुल, का काम पूरे कर रहे हैं। दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के देश में उनकी पार्टी से लेकर के विपक्ष के लोग भी उनकी आलोचना कर रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ये नीतियां अपनानी चाहिए। भारत सरकार ने जिस तरह से अपनाई और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उनके देश में ही उनकी आलोचना हो रही है और भारत के मॉडल की तारीफ हो रही है। इस पर हमारे अखबार ने संपादकीय लिखने का तय किया था और मैंने ही लिखा था, जिसमें सारी बातों को हमने दिखाया था। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से ऐसे संकट में जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो काम देने वाले लोग हैं, वो अगर चाहते तो फैक्ट्री में मजदूरों के रहने की व्यवस्था कर सकते थे। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो 500 मजदूरों को देता है, 500 रुपये 1000 रुपये अपनी जेब में रख लेता है। जो मूल रूप से फ़ायदा कमाने वाले लोग हैं मजदूरों से, मजदूरों की जो मिनिमम आमदनी दिहाड़ी की भी तय होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे वो करीब 1500 रुपये होती है और उनको मिलता है 500 रुपये 700 रुपये। ऐसे में वो मजदूरों के लिए आज कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भले सामाजिक संगठन उनको खाना खिला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाने का काम चल रहा है क्या? जो मजदूरों के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े बड़े हैं, उनको जवाबदेह बनाने के लिए कोई इस बारे में कोई आप लोगों ने विचार किया है या कोई ऐसी नीति बनाने की दिशा में कोई काम हो रहा है? आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, पर हर देश की जो समस्या होती है जी, और हम अपने देश के बारे में मानते हैं कि जब समस्या आती है तब हमें लगता है इसका ये कदम उठना चाहिए। जी, आने वाले समय में एक अच्छी दिशा में किस ढंग से उद्योग लगे उसकी बात हम लोग करें। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। संतोष गंगवार जी हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संतोष गंगवार जी, जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भारत सरकार में। गंगवार साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि बरेली में, जैसा मैंने कहा भी ओपनिंग रिमार्क्स में, कि बरेली में आपकी लोकप्रियता कभी कम नहीं होती। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस केंद्र में शासन में रहे या एनडीए रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जनता से जुड़ने का जो मूल मंत्र है वो क्या बनाया और क्या ऐसा जादू आप करते हैं कि हर बार चुनाव में आपके सामने अपोजिशन पूरी ताकत लगाता है लेकिन फिर भी आप बरेली की जनता आपको चुन के लोकसभा में भेज देती है? नहीं, सामान्यतः हम अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह हैं जी। हमारी कोशिश रहती है कि हम निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में उपलब्ध रहें। और मैंने एक आदत डाल ली है कि मैं सामान्यतः प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में रहता हूँ जी। और वहाँ पर बिना किसी असुविधा के मैं लगातार सबसे मिलता हूँ और उनके सुख दुख की बात करता हूँ। ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ा संदर्भ है। और हमारा शहर में जो भी आए हमारे पास, चुनाव के बाद वोट देना अलग होता है, पर उसके बाद चाहे कोई आए, क्योंकि मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमारे लोकसभा में 35% वे मतदाता हैं जिन्हें मुस्लिम समाज का कहते हैं, वो हमारे पास बहुत प्रेम से आते हैं। और बरेली एक धार्मिक रूप से एक मुस्लिम समाज का एक अच्छा प्लेस है। वहाँ पर आला हजरत का निवास है और बरेलवी समुदाय के मानने वाले मुस्लिम समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जी। और वो अच्छे विचारों के लोग हैं। मेरा मानना यह है कि कोई वोट दे या ना दे, पर
जब चुना मुझे गया है तो मेरे पास काम को आए और मैं उनका समाधान करूं। बहुत अच्छी बात है कि जात पात तमाम भावों से उठकर आप लोगों को जोड़े रहते हैं। यही एक वजह है कि बरेली से आप 8 बार लोकसभा सांसद चुन के आ चुके हैं और भारत सरकार में आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का काम देख रहे हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का महत्व कोरोना के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन के कारण बहुत बढ़ गया है। मैं ये आपसे निजी तौर पर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने जा रही है। साफ साफ दिख रहा है कि रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर छटनी और कटौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने से माहौल लगभग बना हुआ है, ऐसे में जो एम्प्लॉयर है वो भी अपने कर्मचारियों को रोज़गार देने की दिशा में बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था जो है डिमांड एवं सप्लाई पे चलती है। सप्लाई बंद जैसी है और वेतन का डिमांड वैसे ही खड़ा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले दिनों में आपके मंत्रालय के सामने और चुनौतियां बढ़ने वाली है। इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई टास्क फोर्स बनाया है, कोई कमेटी का गठन किया है जो आप लोगों को रिपोर्ट दे कि इस मौजूदा संकट से कैसे निपटा जा सकता है, आगे आने वाले दिनों में जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर हैं दोनों के हितों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है ताकि कुछ समय तक इस पूरी स्थिति को संभाला जा सके? मेरा मानना है कि आप जो कह रहे हैं जी, ये समस्या है जी, पर हमारा देश जिस क्षमता का है हम इन सारी समस्याओं से ओवरकम भी होंगे और प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं। जी। हमने अपने विभाग में रोज़ मीटिंगें और रोज़ वे कमेटियां जिसके माध्यम से रोज़गार के अवसर कम ना हो, लोगों को रोज़गार मिले। एक वास्तव में कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्षेत्र है कि जिसमें तत्काल रोज़गार मिलता है और चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, हम सब लोग इस काम में लगे हैं। पर जो समस्या आपने बताई है इस बात को हम समझ रहे हैं, इसलिए लगातार राज्यों के संपर्क में भी हैं और लोग, हमारा मजदूर वर्ग बेरोज़गार ना रहे इसकी हम लोग चिंता में हैं। और मुझे लगता है कि जैसी ये हमारा लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद बहुत तेज़ी से हम काम करेंगे, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री ने हर मंत्रालय को कहा है कि अपने यहाँ के काम की प्रायोरिटी बनाकर और तत्काल अगले दिन से शुरू करिए। तो 20 तारीख से अगर केंद्रीय कार्यालय खुले हैं तो 20 से ही काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। और हमारा मानना है कि अगर बेरोज़गारी को हमने रोकथाम नहीं दी, लोगों को काम नहीं दिया, जो समस्या रहेगी वो हमारे लिए बहुत दिक्कत तलब रहेगी। तो हम इस काम में लगे हुए हैं और समस्या आप जो बता रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी हम इसको ओवरकम करके काम करेंगे। सवाल ये उठता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पास बहुत बड़ा फंड होता है, जैसे इस देश में LIC है, SBI है, उसी तरह से प्रोविडेंट फंड जो है वो बहुत बड़ा फंड मोबिलाइजेशन करता है। ऐसी स्थिति में EPFO से मदद लेने के लिए या उस फंड को रोज़गार के क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए या उसका कोई स्पेशल एलोकेशन करने के लिए कोई इस तरह की चर्चा, कोई इस तरह की नीति? ना, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा रहता है वो पैसा को हम इन्वेस्ट करते हैं और कामों में। जी जी। पर अभी जैसे तत्काल हम अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं जी, और ना मालिक से ले रहे हैं। दोनों का 3 महीने का पैसा भारत सरकार देगी, दे रही है। और उस अमाउंट को हम एक सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये वास्तव में ये ऐसा कदम है कि ये एम्प्लॉइज़ जो पैसा जमा करता है, इकट्ठा करता है, ये उसके भविष्य में काम आता है। ये ज़्यादा नहीं है हमारे पास, उतना है जितना मजदूर से कटता है और मालिक का हिस्सा देती है। वो जमा होता है, उसको इन्वेस्ट करते हैं। इसका हम लोग ब्याज भी देते हैं और मजदूर को अच्छा ब्याज भी देते हैं। जो इस समय जितने भी वित्तीय संस्थाएं उससे ऊपर देते हैं, सबसे अधिक हम ब्याज देते हैं। इसलिए पैसा हमारे पास ज़्यादा है, सरप्लस है, ऐसा नहीं है। पैसे का उपयोग है और उसको एक सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा सर। अगला सवाल सीधे ये बनता है कि आपका मंत्रालय हमेशा जब भी प्रधानमंत्री को रोजगार के मुद्दे पर घेरा जाता है, सीधे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जो है साइन बोर्ड जो है चैनलों में और अखबारों में चमकने लगता है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में बोला था कि जितने नए रोजगार मिले हैं उसका एथेंटिक डेटा जो है प्रोविडेंट फंड में जो फंड कटता है, EPFO में जो फंड काटा जाता है, उसका डेटा उन्होंने संसद के पटल पे रखा था। तब से लेके अब तक, जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि करीब 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोगों को, नए लोगों को रोज़गार मिला था उस पर्टिकुलर साल में, 1 साल 1.5 साल के भीतर।
अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से ये संख्या बहुत तेज़ी से गिरेगी भी। तो ऐसी स्थिति में जितने जो बड़े रोज़गार देने वाले लोग हैं, जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो हज़ारों हज़ार में रोज़गार देते हैं, उन कंपनियों के मालिकों के साथ कोई बैठक आपने की या आप भविष्य में बैठक करने वाले हैं कि भाई उनको एक सॉलिडरिटी दी जा सके, एक भरोसा दिया जा सके कि भाई आप घबराइए नहीं, सरकार आपके साथ है? नहीं, वो तो लगातार हम संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। पर मैं आपको अगर बताऊं, जी, जब हमारी सरकार आई थी तब संगठित मजदूरों की संख्या 7 करोड़ के आसपास थी जी, और जो प्रक्रिया आगे हमने चालू की है तो अब इस समय संगठित मजदूरों की संख्या 9 करोड़ के आसपास है। ये बताता है कि वास्तव में पिछले 4-5 वर्षों में संगठित मजदूरों की संख्या में इजाफा लगातार हुआ है। बढ़ोतरी हुई है और संगठित मजदूर की संख्या और बढ़े, हम इस चिंता में भी हैं। और इस समय जो दौर चल रहा है, लगातार जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अपना एक एजेंडा बनाएं, एजेंडा बनाकर लोगों से बात करें और कहाँ कहाँ कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके हिसाब से मिलकर काम करें। रोज़गार के अवसर नंबर 1 कम ना हो, नंबर 2 अगर कहीं कोई समस्या है तो हम मिल बैठकर उसका समाधान करें। तो कल ही मैं ऑफिस में बैठा था, कल ही मैंने कई लोगों को बुलाया था, क्योंकि कल मुझको मिलने आए थे जो आगरा में जूता उद्योग में जो लोग काम करते हैं, जो लेबर इसमें जाते हैं, वो उनकी समस्या समझ में आ रही है। उनका मानना ये है कि अगर बिजनेस हमारा ख़त्म हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से भी उनका मामला कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि इनकी एक साइकिल होती है, बहुत जबरदस्त, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए उस सब की भी हमने बैठकर बात करी। इसके अलावा भी और कल एक ग्रुप और मिलने आया था जी, तो हम लगातार इस संपर्क में हैं कि वास्तव में इस प्रकार के रोज़गारों में कमी और कमी में सुधार किस ढंग से हम लोग मिलकर करें, ये चिंता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रुचि में है, हम बहुत जल्दी इन समस्याओं को ओवरकम भी करेंगे और इस जो बीमारी है, इस बीमारी को जैसी हम लोग जल्दी समाप्त करते हैं तो हम इसी काम में लग रहे हैं कि अपनी प्रायोरिटी तय करें कि रोज़गार के अवसर नंबर 1 कम ना हो, नंबर 2 रोज़गार के अवसर बढ़ें और कोई समस्या ना हो। ये बात हमारी चिंता की है और उसके हिसाब से हम मिलकर काम कर रहे हैं। आपकी जाहिर सी बात है, चूँकि इतने बड़े मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से अक्सर आपकी बातचीत होती रहती होगी, आप लोग कैबिनेट की बैठक में भी जाते होंगे। प्रधानमंत्री का पूरा विजन एक तो रोज़गार बढ़ाने का है, संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक बेहतर जीवन देने का है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत होती है आप अपने मंत्रालय को लेकर के, तो उनकी मुख्य चिंता का विषय क्या होता है और उनका डायरेक्शन और सुझाव क्या होता है? नहीं, वास्तव में इतना बड़ा देश और रोज़गार एक पहला मुद्दा होता है जी। अगर आदमी खाली रहता है तो फिर वो हर किस्म की बातें सोच सकता है। तो मुझे लगता है कि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर कैसे बने, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चिंता का मुख्य विषय यह रहता है। हम सब लोग उसके हिसाब से मिलकर काम करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी आता है उसको कोई असुविधा भी नहीं होती और कैसे हम उसके काम का समाधान करें, ये हमारी रुचि का विषय रहता है। 3 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर एक तरह से कॉन्ट्रैक्टरों को देते हैं या वहाँ से मजदूर मंगाए जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर लेके आते हैं, जिसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि आगे, चूँकि ये पहली बार ऐसी समस्या आई है, तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए, सरकार से बेहतर तरीके से उनसे संवाद स्थापित करने के लिए कोई नया विभाग आपके मंत्रालय के अंदर बने या कोई नया तरीके से कोई कमेटी बने या कॉन्ट्रैक्टरों के लिए कोई जवाबदेही तय किया जाए कि अगर कभी कोई ऐसी कंटीजेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो कम से कम सारे मजदूरों को एक साथ संदेश दिया जा सके, संपर्क किया जा सके। क्योंकि जनधन खाता, अगर कोई मजदूर बम्बई में काम कर रहा है तो उसका जनधन खाता पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में है, बिहार के किसी गाँव में है। तो हालांकि कोर बैंकिंग के जरिए ये सुविधा है कि कोई भी कहीं भी पैसा निकाल सकता है, लेकिन फिर भी
उनका परिवार, उनसे कनेक्टिविटी, उनसे संपर्क, तो आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि कोई एक ग्रिड बना करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा एक जगह करके और एक पर्टिकुलर श्रम रोजगार मंत्रालय के अंदर एक विभाग हो जो इसकी देखभाल करे? आप सही कह रहे हैं कि वैसे प्रधानमंत्री जी की रुचि थी जी। और एक डाटा बने असंगठित मजदूरों का, ये हम लोगों की रुचि में पहले से ही विषय था जी। अब ये समस्या आ गई तो एक सारी बातों में अभी रोकथाम हो गई है। पर हमें लगता है कि मजदूर चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, जैसे हमने एक समस्या करी है प्रोविडेंट फंड में, अगर उसका कटता है तो चाहे देश के किसी हिस्से में चला जाए, उसका फंड का पैसा ख़त्म भी नहीं होता है और वो जोड़ा हुआ माना जाता है। चाहे कहीं भी चला जाए, अगर नौकरी छोड़ दे उसके बाद भी जुड़ जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं। पर ये एक बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर में मजदूर की चिंता, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने का तरीका दूसरा है। 2 महीने वो खेत में काम करता है मजदूर जी। 2 महीने फिर वो बिल्डिंग बनाने में काम करता है, उसके बाद फिर किसी और काम के लिए चला जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि इसमें कहाँ कितना पैसा मिलता है, कहाँ कैसा मिलता है, उसके खाते में एडजस्टमेंट हो जाए, ये प्रक्रिया ऐसी लंबी है कि हम इसको एक सही ढंग से निस्तारित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दौर 3 महीने का हमें इस बात के लिए भी दिशा देगा कि अब कैसे पूरे देश के मजदूरों को एक रूपता और एक लाइन पर लाने की दिशा में करें। और ये हमारे लिए जो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिवनेस में बनकर काम करे। प्रधानमंत्री जी का सोच यही है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई होगी, चूँकि श्रम रोजगार मंत्री आप हैं तो आप भी जानते होंगे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है दिन भर में कभी 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक कमा लेता है और वो एक बार अगर बीमार पड़ता है तो कम से कम 5 साल तक उसका पूरा परिवार कर्जे में रहता है। ऐसी स्थिति में मनरेगा के जरिए मजदूरों की जीवन स्तर को उठाने का काम तो किया गया है, लेकिन वो संख्या अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर देश में 5 करोड़ लोग ही हैं जो उस सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो जो बाकी मजदूर हैं, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम भी मेंबर हैं और वो रिपोर्ट आई है कि 40 करोड़ लोग फिर भी अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे फिर से सड़क गए, क्योंकि उनका जो जीवन स्तर सरकार ने उठाया था वो इस टाइम में और ज़्यादा मेजरेबल हो गया और ज़्यादा कठिन हो गया है। तो उनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए जाहिर सी बात है सरकार पैसा तो नहीं देगी, लेकिन नीतियां सरकार बनाती है जिसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो 5 करोड़ परिवारों के ऊपर उस आमदनी को ले जाने के लिए जो मनरेगा है उसके तहत कवरेज बढ़ाने के लिए इस बारे में कोई बातचीत हुई हो, इस बारे में कोई निर्णय हुआ हो? ये बात आपकी ठीक है और आप ध्यान करें तो प्रधानमंत्री जी ने ये कदम स्वास्थ्य के हिसाब से अलग से ही उठाया हुआ है जी। गरीब मजदूर नहीं, गरीब व्यक्ति जो भी कोई क्यों ना हो जी, वो अगर जुड़ा हुआ है तो 5 लाख रुपए तक की उसके इलाज की चिंता भारत सरकार करेगी और वो उसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। अब उसके साथ हम इसको जोड़ दें जी। ये प्रक्रिया चल रही है और बात हो रही है कि वास्तव में देश का कोई भी मजदूर उपयुक्त इलाज के अभाव में न रह जाए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है और दुनिया में शायद ऐसी स्थिति शायद ही इस ढंग से हो कि बिना कोई पैसा दिए, और जब हम कहते हैं 12 रुपये आप खाली दीजिए, 12 रुपये देने पर आपका इलाज और आपका एक्सीडेंट और उसकी सारी चिंता भारत सरकार करेगी तो लोगों को आश्चर्य होता है। पर वास्तव में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है, वो इन सारी बातों को ध्यान भी देते हैं और उसका कैसे आवश्यक निराकरण हो उसकी चिंता करते हैं। अभी प्रधानमंत्री के निर्देश पर थोड़े थोड़े फंड जो है महिलाओं के खाते में डाले गए, जिसमें करीब 611 करोड़ रुपए की लागत आई। 431 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुछ गरीब और जो मजदूरों को दिया गया। इस सब जो पैसे बांटे गए इससे कितने लोगों को लगभग फ़ायदा मिला होगा? मुझे लगता है कि जो खाद्यान्न बांटा गया जी, और जो हर महिला के खाते में 500 रुपये प्रतिमाह 3 महीने तक डाले गए जी, एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आ रहा है। सब संतुष्ट है, सब तारीफ़ कर रहे हैं कि वास्तव में हमें कष्ट है और कष्ट के समय में आपने जो हमारी चिंता करी है इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। बस केवल लोग प्रधानमंत्री जी को इतनी ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं कि वो अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि भारत सरकार इतना पैसा कहाँ से ला रही है और कैसे खर्च कर रही है, और उनकी प्रारंभिक असुविधाएँ हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं। चूँकि सहारा समय नेशनल चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। हमारे चैनल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग इस चैनल को देखते हैं।
देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कोई संदेश दीजिए, ताकि चैनल देख के वो समझें कि हमारे श्रम रोजगार मंत्री भी हमारी चिंता कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी मजदूर भाई बहनों को और ख़ास तौर से असंगठित क्षेत्र के भाई बहनों को बहुत बहुत आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। उसके पीछे कारण है क्योंकि इस संकट के दौर में मज़दूरों ने जो चिंता की, और मैं ध्यान करता हूँ कि मज़दूरों ने कहीं भी असंतोष व्यक्त नहीं करा। ये अलग बात है, एक आध स्थान पर अगर किसी ने कोई गलत जानकारी मज़दूर को दे दी तो कुछ असुविधा सामने हुई, पर वास्तव में उन्होंने इस संकट की घड़ी में सरकार का साथ दिया। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा और विश्वास किया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी चिंता हमारी सरकार कर रही है और हम आपके सुख दुख के भागीदार हैं। मैं सारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों से आग्रह करूंगा, उन्हें कोई भी समस्या हो या ऐसी कोई बात हो कि लगे कि इसका समाधान होना चाहिए, हमारे यहाँ अगर आप लिखकर भेजेंगे तो उसका एक सही उत्तर भी मिलेगा और एक समाधान भी हम लोग मिलकर करेंगे। वैसे अभी हमने पूरे देश के 20 स्थानों पर हर प्रदेश के श्रम विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है कि संगठित या असंगठित क्षेत्र की कोई भी समस्या है उसको एक समय सीमा के अंदर रहकर समाधान करें। और हमारी चिंता है कि मज़दूर भाई बहन को कोई असुविधा ना हो, जो वास्तव में उसे शिकायत का मौका मिले। पर यह अवश्य है कि अब हम मज़दूर की समस्याओं के प्रति जागरूक हैं और समय सीमा पर उसका समाधान कर रहे हैं। तो मैं सहारा समय के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से सभी साथियों ने मिलकर इस त्रासदी में निपटने का काम किया है, ये सब आप लोगों का सहयोग और योगदान है। मेरा आग्रह है कि आप भरोसा रखिए, प्रधानमंत्री जी जो कदम उठा रहे हैं आम आदमी के हित को ध्यान में रखकर उठा रहे हैं और किसी को कोई समस्या का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही मैं आश्वासन दे सकता हूँ। गंगवार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहारा समय से बात करने के लिए। तो ये थे संतोष गंगवार जी, जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का काम संभालते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए नीति एवं निर्देशों का सही तरीके से पालन करवाते हैं और इस समय जो सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके मंत्रालय पर है, क्योंकि इनके जिम्मे हैं करीब 49 करोड़ लोग, जो 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इसके अलावा 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो घुमंतु जातियों से संबंध रखते हैं और वो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम घूमते फिरते करते रहते हैं। उनके लिए नीतियां बनाने का, उनके सपनों को सही तरीके से ज़मीन पर उतारने का और सरकार की हिस्सेदारी को उनके जीवन में तय करने का जिम्मा संतोष गंगवार जी के कंधों पर है, जिस जिम्मेदारी को वो बखूबी से निभा रहे हैं। सहारा न्यूज़ नेटवर्क उनको इसके लिए शुभकामनाएं देता है और बातचीत का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सहारा प्रणाम।